Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 3rd of the chapter Freedom. Till now we have discussed 2 parts of the same chapter and I hope that all these parts are clear to all of you. And what we are going to discuss today, we will discuss 3rd part in which we will discuss the idea of Swaraj. That is related to Mahatma Gandhi. Along with that, we will discuss the constraint, the sources of constraint or restrictions, you can say. We have discussed that what happens in the freedom. We have understood that freedom doesn't mean absence of restraints completely. We are able to understand when we feel there are some positive foundations on our freedom that can be termed as freedom, right? So before that how can we attain the sources of constraints or restrictions, we will discuss the idea of Swaraj that is related to Mahatma Gandhi. So let us discuss now the concept of analogous to freedom in Indian political thought is Swaraj. अब एक ऐसा आइडिया जो फ्रीडम के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, दैट इज और दैट इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट. देखो आप लोगों ने जो नेम सुने लास्ट चैप्टर में, प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, they are western political thinkers, right? अब western because western civilization, right? तो western political thought. अगर हमारी कंट्री से कनेक्टेड कोई पर्सन है, रिलेटेड कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अंबेडकर यू आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग महात्मा गांधी, यू आर रीडिंग जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सो दीज आर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स. Okay, the Swaraj term that is associated with Indian political thought, right? The term Swaraj incorporates within 2 words. अब ये जो टर्म है आपकी, ये 2 वर्ड से बनी है. 2 वर्ड्स कौन कौन से? स्व प्लस राज. स्व आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, स्व मतलब होता है खुद का, है ना? स्व अपना काम स्वयं करो, वो वाला स्व. तो अब देखो ये क्या है, स्व मतलब होता है सेल्फ एंड राज मीन्स होता है रूल. इट मीन्स क्या हो गया, इन सिंपल टर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? इट मीन्स सेल्फ रूल, राइट? It can be understood to mean both the rule of the self and rule over self. इसका मतलब क्या है कि rule of the self खुद का rule and rule over self खुद के ऊपर rule, खुद के ऊपर भी rule और खुद का rule. समझ आया? मतलब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1947 से पहले ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल करते थे, तो हमारे ऊपर कंट्रोल किसका था? वी वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, है ना? तो वी वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स. The Britishers were having control over Indians, right? तो इट मीन स्वराज का मतलब क्या हुआ? जब आपका कंट्रोल आपके ऊपर होता है, राइट? आपका रूल होता है और आपके ऊपर आपका ही रूल चलता है, तो दैट इज स्वराज. Swaraj in the context of the freedom struggle in India referred to freedom as a constitutional political demand. अब स्वराज अगर आप देखते हो ना फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि आप लोगों ने अगर हिस्ट्री को आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, इवन 10th क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड देयर रिलेटेड टू टर्म स्वराज, राइट? स्वदेशी, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने स्टडी की होंगी. तो हमारे कंटेक्स्ट में स्पेशली इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर कंट्री, उसमें स्वराज एक बहुत बड़ा स्लोगन की तरह वर्क करता है, राइट? तो वहां पे आप लोगों ने महात्मा गांधी के आइडियाज पढ़े होंगे जो हमेशा स्वराज की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना? बाल गंगाधर तिलक, एंड आई शैल हैव इट. स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो दीज आर द थिंग्स. जब आप इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली इन द फ्रीडम स्ट्रगल जब आप पढ़ते हो ना, तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिमांड. हम क्या डिमांड करें? कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिमांड, एंड एज अ वैल्यू एट द सोशियो कलेक्टिव लेवल. और एक ऐसी डिमांड जो सोशली भी और कलेक्टिव लेवल पे हो रही थी. एक ऐसी डिमांड, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं, राइट? हम एक सोशली भी हम इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं और कलेक्टिवली एफर्ट्स कर रहे हैं. दैट्स व्हाई स्वराज वाज सच एन इंपॉर्टेंट रिलाइंग क्राई इन द फ्रीडम मूवमेंट, इंस्पायरिंग तिलक्स फेमस स्टेटमेंट, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट. इसीलिए क्या हुआ, ये जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट फ्रीडम से फिर हमने क्या कर दिया? देखो फ्रीडम का मतलब सेल्फ रूल. अगर आप फ्री नहीं हो तो कोई भी आपको रूल कर रहा है ना. अगर आप फ्री हो तो देन यू विल बी कंट्रोल्ड बाय यू ओनली, बट अगर आप फ्री नहीं हो तो एनी अदर पर्सन विल कंट्रोल यू, राइट? तो यहां पर जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल लिया तो जो स्वराज्य का मतलब हो गया ना, इसको फ्रीडम के साथ हम लोगों ने
कनेक्ट करके इसको स्टडी किया. And lot of the thinkers tried to explain it, elaborate it. For example, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या बोला कि स्वराज is my birthright, ये मेरा birth right है, जन्म सिद्ध अधिकार है, and I shall have it, और मैं इसे लेकर रहूंगा. अब ऐसी ऐसी जब स्लोगन्स लोगों ने सुने, they were also, they got inspiration, right? They were inspired, and just because of that, they fought with the Britishers with their full energy, right? तो स्वराज्य की जो टर्म है, that is associated with the freedom struggle of the country also. It is the understanding of Swaraj as rule over the self that was highlighted by Mahatma Gandhi in his work Hind Swaraj. अब हिंद स्वराज, who has written it? महात्मा गांधी. तो आप लोग क्या याद रखोगे कि जब आप महात्मा गांधी के कंटेक्स्ट में स्टडी करते हो, जो उन्होंने क्या कहाँ लिखा है, हिंद स्वराज में लिखा है, तो क्या बोलते हैं कि रूल ओवर द सेल्फ, खुद के ऊपर रूल, वो क्या मैं कहाँ मेंशन किया उन्होंने, हिंद स्वराज में मेंशन किया. Where he states, जहां पर वो क्या मेंशन करते हैं, इट इज द स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ. इट मीन्स वही स्वराज है. क्या मतलब है स्वराज का? जब आप खुद को रूल करना सीख जाते हो, जब आप खुद के ऊपर खुद का रूल सीख जाते हो, व्हेन यू लर्न इट, है ना. स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. अब देखो क्या है स्वराज का मतलब. स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको फ्रीडम मिल गई. स्वराज का मतलब ये नहीं कि आप ब्रिटिशर्स आपको छोड़ के चले गए. अगेन वो क्या है, दैट इज द नैरो डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म स्वराज. स्वराज का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? स्वराज का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको लिबर्टी मिल गई, है ना, हम इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 तो मैं स्वराज मिल गया. नो, इट इज हैविंग अ वेरी ब्रॉड आइडिया. क्या देखो, स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट. इसके अलावा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप सेल्फ रिस्पेक्ट को, सबसे पहले तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो कि कोई पर्सन आपके रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ओवरशैडो नहीं कर सकता है. ये नहीं कि आपके रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करके कोई आपसे कुछ भी करा सकता है, राइट. तो मतलब यू आर इन द पोजिशन दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट. वो है आपका स्वराज. जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप समझते हो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट. फ्रीडम मिल गई, इट डजंट मीन कि आपको सब कुछ पता चल गया, आप सब कुछ लिबरल हो गए, फ्री हो गए हो. जैसे ही फ्रीडम मिली, देन यू शुड अंडरस्टूड कि क्या आपको जो राइट्स मिले तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास आई हैं. वो है स्वराज. समझ आया? मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको खुद का रूल मिल गया, आप कंस्ट्रेंट फ्री हो गए, दैट इज स्वराज. नो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप उसको एग्जामिन करो, उसको आइडेंटिफाई करो खुद को रियलाइजेशन के लिए. अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ, खुद को एक्चुअल में समझो, रियल सेल्फ एंड इट्स रिलेशन टू कम्युनिटीज एंड सोसाइटी. और क्या समझो कि रिलेशन कम्युनिटीज और सोसाइटी का क्या है. आपका मतलब सेल्फ का, राइट, आपका कम्युनिटी से, सोसाइटी से क्या रिलेशन है आपका, इज क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज. ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक आपके स्वराज के यू कैन से प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है. समझ आया? मतलब स्वराज एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी. स्वराज का मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्रिटिशर्स आपको छोड़ के चले गए, दैट इट मीन्स यू हैव गॉट द स्वराज. नो, दैट इज द नॉट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्वराज. बल्कि स्वराज का मतलब क्या है, when you understand that you are not having the rights only, you are having your responsibilities as well. You know your capacity, your capability. You are able to defend your self-respect. If someone is trying to destroy it, then you are able to protest against it. All the things. It means when you consider yourself. जब आप खुद को, अपने सेल्फ को एनालाइज करना शुरू करते हो, अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हो, आप समझते हो कि कम्युनिटी, सोसाइटी और आपका क्या रिलेशन है. एक्चुअली में जब आप उन चीजों को यू कैन से एग्जामिन करना शुरू कर देते हो, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हो, वो प्रोजेक्ट आपका कनेक्टेड है स्वराज के साथ. समझा? गांधी जी बिलीव्ड दैट द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज. अब देखो क्या है, गांधी जी का क्या बिलीव था. अगर जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट क्या है, बिलीव दैट डेवलपमेंट दैट फॉलोज, क्या फॉलो करता है, वुड लिबरेट बोथ. वो अब देखो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, जो दोनों को फॉलो करे,
इंडिविजुअल को भी और कलेक्टिव को भी। आपके इंडिविजुअल कितना आपके अंदर कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, और कलेक्टिवली भी। देखो कई बार हम इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं कर पाते तो कलेक्टिव में उसको बहुत बेटर वे से कर जाते हैं, है ना। तो आपकी इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और जो किसके साथ होना चाहिए, जिसको गाइड कौन करे, थियरी ऑफ जस्टिस। नीडलेस टू से सच एन अंडरस्टैंडिंग is as relevant to the 21st century as it was when गांधीजी wrote in the हिंद स्वराज 1909। और ये जो वर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हो ना, देखो आज भी आप लोग इसको एग्जामिन कर सकते हो, इसको आप कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड इट इज यू कैन से सेम रेलिवेंट, इट इज रेलिवेंट इन द सिमिलर मैनर एज इट वाज इन 1909, राइट। क्योंकि आज भी जो स्वराज्य का कंटेक्स्ट है वो यही है। जब आप खुद को फील करना शुरू कर देते हो, जब आप अपने रिलेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो सोसाइटी के साथ, कम्युनिटीज के साथ, जब आप फुली डेवलपमेंट कर पाते हो खुद का, जब आप ये सोचते हो कि आप फुल पोटेंशियल के साथ कैसे वर्क करते हो, वो सारी की सारी चीजें दैट इज एसोसिएटेड विद द स्वराज, और ये आज भी उतने ही रेलिवेंट है। आई होप द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी दैट इज रिलेटेड टू स्वराज दैट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीडम, राइट। अब रीड करेंगे कि जो फ्रीडम पे हमारे कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, जिसको हमने बोला था दैट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर, क्योंकि अगर फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस के बिना है तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली। लेकिन अब वो कंस्ट्रेंट्स लगेंगे कैसे, उन कंस्ट्रेंट्स के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, किस पोजीशन में आप बोलोगे दैट यस कंस्ट्रेंट्स आर रैशनल, लॉजिकल। गेटिंग माय पॉइंट। तो वही रीड करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब देखो, restrictions on the freedom of individual may come from domination and external control। अब restriction freedom के ऊपर, किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, ये कहीं से भी आ सकती है, फ्रॉम द डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल, है ना। आपकी अगर मान लिया आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो आपकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो गया ना, राइट। कोई एक्सटर्नल कंट्रोल, जैसे ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल कर रहे थे तो हमारी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो गई सिंपली, फाइन। So such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of a force। अब देखो क्या है, ऐसे restrictions होते हैं, राइट, जब आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर कहीं और किसी का डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को कैसे इंपोज किया जा सकता है, दे कैन बी इम्पोज्ड बाय द फोर्स ऑल्सो। मतलब आप पावरफुल हो सकता है आप किसी और को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, है ना, कि ये करो वरना आई विल बीट यू, आई विल स्लैप यू एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप फोर्सफुली भी अपनी बातों को मनवा सकते हो। ब्रिटिशर्स हमसे एडवांस टूल्स यूज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं टेक्निक्स उनके हमारे से ज्यादा एडवांस थी, तो इन द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड नॉलेज दे वर एडवांस फ्रॉम अस। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी बाय देयर फोर्स, राइट। और दे में भी इंपोज बाय अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी इंपोज कर सकते हैं। आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो हिटलर ने क्या किया, पहले तो एक रैशनल वे से गवर्नमेंट बनाई, बट उसके बाद क्या किया, लॉज पास किए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज लॉज क्या किया, फिर सारी के सारी फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो इट मींस इट कैन बी इन एनी ऑफ द पोजीशन। कैसे हो सकती है, या तो गवर्नमेंट लॉज के थ्रू इंपोज कर दे, या फिर किसी भी फोर्स के थ्रू इंपोज किया जा सकता है, राइट। अब देखो इट मींस, और फिर क्या करते हैं, रूल्स ओवर द पीपल एंड विच मे हैव द बैकिंग ऑफ फोर्स। और क्या हो सकता है कि कई बार रूलर्स क्या करते हैं, अपनी फोर्स को, अपनी ताकत को लगाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर पुटिंग कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ द पीपल, राइट। This was the form of constraint represented by colonial rulers over their subjects। अब देखो जब फोर्सफुली लग रही हैं तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं ना, बिकॉज वी आर हैविंग कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, तो हमें तो बड़े अच्छे से पता है कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, है ना। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को आप कॉलोनियल माइंडसेट की तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और बाय द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और देखो अब ये सिस्टम कौन सा है, जो गवर्नमेंट ने लगाया, ये सिस्टम कैसा है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें अपार्थाइड सिस्टम था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो इट मींस क्या है, आप इन दोनों को बड़े अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि आपने दोनों के बारे में बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ, स्टडी किया हुआ है,
Some form of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of the state could retain some control over their rulers. अब देखो, अब बात कहाँ आती है कि which type of government you are having, right? अगर आपकी गवर्नमेंट है वो कैसी है? अगर आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, इफ इट इज मोनार्की, इफ इट इज डिक्टेटर, तो इट कैन डू एनीथिंग इन आर्बिट्री फॉर्म, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट इनएविटेबल कैसे होता है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, ऐसा फोर्स होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट है, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मोनार्की आप ले लो, डिक्टेटरशिप ले लो, तो वहां तो गवर्नमेंट की मनमर्जी चलती है, दे कैन डू एनीथिंग इन आर्बिट्री फॉर्म। But suppose if you are having democratic now, for example right now we are having the democratic form of government, तो now what you are able to understand कि हमारी कंट्री में रूलर्स की पावर्स के ऊपर भी चेक्स होते हैं, राइट? क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी ही यही है कि ये लोगों को सिर्फ राइट्स नहीं देते बल्कि गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। सपोज इफ यू आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इट मीन्स क्या होगा, आपके रूलर्स के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रिटेन होते, राइट? और लोग क्या कर सकते हैं, अपने रूलर्स को उन राइट्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल। और इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर आप डेमोक्रेटिक हो तो ये आप फ्रीडम आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आई गिव एग्जाम्पल, 3rd लॉ, 3 लॉज फार्मर्स। हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर पाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर सोच के देखो, यही वाली सिचुएशन अगर नॉर्थ कोरिया में होती, किम जोंग वाली कंट्री में, तो लोगों को तो फ्रीडम ही नहीं होती अगेंस्ट में बोलने की। अगर ये पोजीशन चाइना में होती, इवन देन दे वर नॉट अलाउड टू डू सो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट मींस क्या है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट इफ यू आर हैविंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, इट मींस इट इज एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, स्पेशली फ्रीडम। समझ आया? रेस्ट्रिक्शंस मतलब देखो कहां से आते हैं, इट कैन बी इम्पोज्ड बाय द डोमिनेशन और बाय द फोर्स, राइट? बाय द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑल्सो। आपने दोनों का एग्जाम्पल स्टडी किया, राइट? जैसे कॉलोनियलिज्म आप लोगों ने स्टडी किया विद इंडियन कंटेक्स्ट, और जैसे साउथ अफ्रीका का कंटेक्स्ट आप लोगों ने स्टडी किया कि गवर्नमेंट लॉज के थ्रू कैसे कंस्ट्रेंट इंपोज करती है। देन व्हाट वी हैव स्टडीड, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, राइट? जैसे आप लोग डिफरेंट कंट्रीज का एग्जाम्पल स्टडी करते हो, बट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन सी दैट यस आवर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, राइट? अब देखो, बट constraints on freedom can also result from social inequality of the kind implicit in the caste system. अब देखो फिर क्या है, but constraint on freedom can also result from social inequality. जब constraint होता है ना freedom के ऊपर, तो कुछ ना social inequality होती है। अब देखो जैसे कि of the kind implicit in the caste system, देखो क्या हुआ, अगर हमने freedom के ऊपर constraint लगाए, कुछ लोगों की फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया दैट यू विल बी डूइंग द वर्क ऑफ सर्विंग ओनली, यू विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली, यू विल नॉट बी रीडिंग, यू विल नॉट बी राइटिंग, यू विल नॉट बी डूइंग ट्रेड, यू विल नॉट बी डूइंग प्रोटेक्टिंग ऑफ बाउंड्रीज वर्क, है ना? तो आप वो लोग क्या होंगे? अब ऐसे सिस्टम जब उनके फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगे तो सोशल इनइक्वालिटी अराइज हो गई, राइट? और ऐसे एग्जाम्पल आपको कहां देखने को मिलता है? वी आर एबल टू क्लियरली सी इट इज इन द कास्ट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, और विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल की इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश होती है। क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ्रीडम दे दी तो ऑफकोर्स वो क्या करेगी, अपनी फ्रीडम को नेगेटिव वे में यूटिलाइज करेगी, और जैसे नेगेटिव वे में यूटिलाइज हुई तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश देयर, राइट? The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove such constraints. और अब किसकी कोटेशन है? सुभाष चंद्र बोस की कोटेशन है, जो फ्रीडम के ऊपर वो क्या करती है, दैट ड्रॉ अटेंशन टू द नीड, वो आपकी नीड की तरफ अटेंशन ड्रॉ करती है फॉर द कंट्री टू वर्क टू रिमूव सच कंस्ट्रेंट, ताकि इन कंस्ट्रेंट्स को रिमूव किया जाए, कि हमारी कंट्री को वर्क करना है टू रिमूव दीज कंस्ट्रेंट्स। समझ आया? अब उनकी कौन सी कोटेशन है, व्हाट डज ही से अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि कैसे सोशल इनइक्वालिटीज को हम कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ कैन वी ट्राई टू सोल्व देम। तो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं फ्रीडम के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री, राइट? अब देखो उनकी क्या वर्डिंग है फ्रीडम के ऊपर,
if we are to bring about a revolution of ideas, we have first to hold up before us. अब देखो क्या करना है, अगर आप सोच रहे हो कि आप एक रेवोल्यूशन लेके आओ, और वो रेवोल्यूशन किसकी, आइडियाज की, मतलब देखो रेवोल्यूशन पहले ना आइडियाज में होती है, राइट? क्योंकि जब तक पहले आइडियाज में रेवोल्यूशन नहीं आएगी ना, तब तक उसको आप ग्राउंड लेवल पे लेके नहीं आ सकते. दैट इज द रियलिटी. That's why we study the contribution of the philosophers in the world revolution. चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, चाहे वो आपकी रशियन रेवोल्यूशन है. You understand the context कि क्या क्या फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आइडियाज के थ्रू रेवोल्यूशन लेके आते हैं, राइट? We have first to hold up before us an ideal which will galvanize our whole life, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं. That ideal is freedom. और वो आइडियल कौन सा है? फ्रीडम. But freedom is a word which has varied connotation, and even in our country, the conception of freedom has undergone a process of evolution. जब आप फ्रीडम की बात करते हो, बेसिकली ये क्या है हमारी कंट्री में? फ्रीडम बेसिकली क्या है? एक एवोल्यूशन की प्रोसेस, मतलब एक एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व होता है, वो प्रोसेस फ्रीडम की अंडरगोन है, राइट? यानी कि चलने वाली प्रोसेस है. बाय फ्रीडम आई मीन ऑल राउंड फ्रीडम. जब मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस, अकॉर्डिंग टू मी, फ्रीडम मतलब ऑल अराउंड फ्रीडम, राइट? दैट इज फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. मेरे लिए भी फ्रीडम और सोसाइटी के लिए भी. फ्रीडम फॉर द रिच एज वेल एज फॉर द पुअर, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी. फ्रीडम फॉर मैन एज वेल एज फॉर द वुमेन ऑल्सो, मैन के लिए भी वुमेन के लिए भी. फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड फॉर ऑल द क्लासेस, सभी के लिए. This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequality, and destruction of communalism and religious intolerance. अब देखो क्या है इस फ्रीडम का मतलब, देखो क्या है. This freedom implies not only an emancipation from the political bondage, कि आपको पॉलिटिकल बाउंडेशन से आप फ्री हो गए, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है. बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ के सोर्सेज हैं, दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना. क्यों पूरी की पूरी कंट्री में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ बहुत ज्यादा पुअर हैं. अबॉलिशन ऑफ कास्ट बैरियर, कास्ट बैरियर से हमारा मतलब होता है कि कास्ट के बैरियर रिमूव हो जाए. एवरी कास्ट शुड बी इक्वल, दे एवरी पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सोशल इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, है ना. उसके अलावा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म, जो कम्युनलिज्म मतलब जो रिलीजन के नाम पे इंफीरियर सुपीरियर वाली फीलिंग होती है ना हमारे दिमाग में, वो डिस्ट्रॉय हो जाए. एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो रिलीजन के नाम पे हम लोग टॉलरेट ही नहीं करते कि नहीं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो मेरे को सामने वाले की पॉलिसीज को टॉलरेट ही नहीं करना है, राइट? तो रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए. मतलब फ्रीडम का मतलब देखो, हर एक ये ऐसे थिंकर जो आपको, these are the persons who are able to understand the actual meaning, कि फ्रीडम का मतलब आपको जस्ट ये नहीं कि आपकी एक टाइप से जो रिस्ट्रिक्शंस वाली बेड़ियां वो टूट गई हैं, आप किसी कॉलोनी नहीं हो. दैट्स नॉट द फ्रीडम. अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, फ्रीडम शुड बी इम्पोज्ड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, राइट? दिस इज एन आइडियल विच मे अपीयर यूटोपियन. यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन होता है जिसको आप बोलते हो ना कि जो एक्चुअल में नहीं हो सकती, वो चीजें, कल्पना वाली चीजें, वो ये चीजें हो सकती है अपीयर लगे. मतलब देखो उन्होंने सब कुछ बोल दिया, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, मैन वुमेन की इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट बेस पर इक्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनलिज्म को डिस्ट्रक्ट कर दो, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए. तो जब आप ये आइडिया एक बार सुनते हो, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यूटोपियन आइडिया है, मतलब ये रियल कभी हो ही नहीं सकता है. Two hard-headed men and women, but this ideal alone can appease the hunger in the soul. लेकिन ये क्या है, आप जब इसको पहली बार सुनोगे, क्या ऐसी सोसाइटी भी पॉसिबल हो सकती है, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, दैट दिस इज एन यूटोपियन आइडिया ओनली, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन बट एक्चुअल में क्या है, सिर्फ यही एक आइडिया है जो हमारी सोसाइटी में जो हंगर चल रही है ना, स्पेशली सोल में हमारी, है ना, उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं ये सम अप कर सकता है, राइट? It means the broad idea, that much broad idea that was related to each and every aspect of the life that was given by the नेताजी सुभाष चंद्र बोस, right? और ये तो फ्रीडम के, ये तो हमेशा क्या बोलते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तो फ्रीडम के बहुत ऐसे पर्सन रहे हैं, दैट हु वर्कड फॉर द फ्रीडम टिल हिज लास्ट ब्रेथ,
राइट। तो लेकिन इनके लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ब्रिटिशर्स डोमिनेशन से फ्री हो जाओ। अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस, व्हाट शुड बी देयर शुड बी इक्वालिटी ऑन ईच एंड एवरी बेस, राइट। I hope the idea of Netaji Subhash Chandra Bose, that is also clear to all of you. And the sources of constraints, that is also clear to all of you. मतलब sources कैसे हो सकते हैं? They can be, that can be force also, and that can be the laws also, which can be imposed by the government of our country also. Right? I think both of the topics are completely clear to all of you, and this chapter is quite interesting. If you are able to understand the theory, this chapter is quite interesting because you are able to understand the depth of the subject. You are able to understand the simple terms but with the complex meaning, right? जो आपको कई सारे डायमेंशन से चीजों को सोचने के लिए प्रेशराइज करती हैं. I hope every term is clear to all of you, and if you will understand, if you will read it with the interest, you will be finding that this is the most interesting subject. If you are able to understand every term, every word which we discussed today, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video with the next topic, that is why do we need constraints. Till then, you can revise the previous topic, okay? Till then, revise everything, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.